कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। क्या बात है। अभी किरण जी बैठे थे और हज और उम्रा पे बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। यही हिंदुस्तान है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। काश ये हिंदुस्तान बचा रहे। और अब मैं इमरान हूं, चूंकि उस सेशन के बाद यहां बैठा हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं ये पढ़ूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। मुझे लगता है शायर जनता की सबसे ज्यादा नब्ज को समझ सकता है। यही मैं और अगर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो मुझे लगता है कायाकल्प पलट जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नब्ज को समझने वाले एक शायर हैं। नहीं, मुझसे 100 गुना बेहतर तजुर्बा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपका है। बड़प्पन है। और वो एक बहुत ही शानदार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस उम्र में भी जो जज्बा पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर के 50-50 मिनट 1-1 घंटे बोलने का, जो लड़ने का जो जज्बा है, वो कमाल है। सरकार तो नहीं बन पा रही, चुनाव तो हार रहे हैं। नहीं, देखिए ये कह करके तो फिर तो अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेजा गया? मुरली मनोहर जोशी को क्यों भेज दिया गया? 2014 में तो नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार लेकर के आए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार लेके आए थे ना। अडवाणी जी 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वही लीड कर रहे थे ना। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा तो हार गए थे। मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देना। यूपीए सरकार बन गई। उसको आप मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देंगे। 2014 में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव को क्यों मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, आपको क्या लगता है? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। हमें तो यही पीड़ा है कि राजनीति में हमें तो यही पीड़ा है कि भेजा क्यों गया। अच्छा, एक झटके में चले गए। दर्शक मार्ग से हटा के दर्शक बना दिया गया। कांग्रेस में मुझे तकलीफ होती है, मुझे उनकी पीड़ा देख के तकलीफ होती है। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाह रहे हैं लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा। कितना तो मौका मिल रहा है, कई तो भाजपा में जाके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा कह रहे थे कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया, अपनी पीड़ा को बता रहा था, वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। एक पीड़ा उनकी भी थी। मुझे नहीं लगता ऐसा सच होगा। बहुत सारे लोग सिंपैथी गेन करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। ऐसा? हाँ, मैं राहुल जी से जितने लोग मिलते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आप देखिए वो बहुत ही सहज हैं। और उनकी सहजता तो आपने 4000 किलोमीटर चलते हुए देखा है कि किसी के हाथ में अगर मिट्टी भी लगी है तो उसको भी गले लगा रहे हैं। किसानों के बीच में हरियाणा में जाके धान के खेत में खड़े हो जा रहे हैं। मजदूरों से मिलने के लिए सब्जी मंडी जा रहे हैं तो उसके साथ बैठे हैं। आपने वो तस्वीर देखी थी हाथरस में, जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया। तमाम पुलिस के रोकने के बावजूद राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो राहुल गांधी जी ने उस पिता के पैर पे जो अपना हाथ रखा था, उस तस्वीर के मर्म को समझिए ना। ऐसी तस्वीर आप प्रधानमंत्री जी की नहीं पाएंगे। देखिए, मैं शायर हूं। कोई शायर, कोई साहित्यिक व्यक्ति जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता। ये जो भी साहित्य से जुड़ा व्यक्ति है वो इस बात को समझ पाएगा। नहीं, जल्दबाजी हो सकता है, जल्दबाजी में नेता मान लिया। जिसके अंदर भी आर्ट होगा वो कभी भी किसी को बहुत आसानी से नेता नहीं मान सकता, क्योंकि वो उसको लगता है कि हम नेचुरली नेता बन के पैदा हुए हैं। है उसके मन में भाव होता है, वो आपके भी होगा, यहां बैठे कई लोगों के मन में, वो सबके मन में होता है। वो है एक भाव है, ईश्वर ने उसको दिया होता है। लेकिन मैंने उनकी तमाम जो ये अच्छाइयां हैं उसकी वजह से उन्हें नेता माना। और मुझे लगता है कि ईश्वर करे कि कल को वो जब सत्ता पे बैठे तो इसी तरह से जो भाव इस वक्त उनके मन में है वो बना रहे, क्योंकि बना रहेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के पास जा भी रही है, राज्यों में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर रही है। और इमरान साहब, आप भी बिहार पहुंचे, बिहार जाकर आपने भी तमाम मुद्दों को उठाया। वहां की जो ऐसी सीटें जो अल्पसंख्यक प्रधान थी, जो वहां पर वोट बैंक ज्यादा था, आपने भी वहां पर तकरीर की, लोगों से बातचीत की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव में
मात्र 6 सीटें पा पाई और एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिल गई। देखिए, ये क्या है? बहुत चुनाव की जीत और हार में सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं होता, 2 फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं उस पूरे चुनाव को लेकर के, और उस पे लगातार पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बोला भी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय 2 सी का मतलब यही है, नहीं हो सकता है वो भी पलट के 2 पे जाए। अच्छा, ऐसा थोड़ी है, ये चलता रहता है, उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है। उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी की एक बात मुझे अच्छी लगती है, चाहे 10 चुनाव हार जाए, चाहे 20 चुनाव हार जाए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं नफरत के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। नफरत करके, नफरत की बात करके आप भीड़ को बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रेम की बात करेंगे, जब भी आप कहेंगे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो वो लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है। दरअसल बात है संविधान को बचाने की और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तक इस देश को सजा संवार करके आज जो सत्ता पे बैठे हैं, जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूरा 70 साल को क्रिटिसाइज करते हैं और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी लपेट देते हैं, तब मैं ये कह रहा हूं कि जो मूल्य हैं उन मूल्यों को लेकर के लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपको फील है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो आगे बढ़ पाएगी? नहीं, आगे बढ़ रही है, सीटें बढ़ी, ऐसा क्या? देखिए, पिछले कोई परिवर्तन की जरूरत लोकसभा चुनाव में, नेता में परिवर्तन की जरूरत है, चुनाव में मुद्दों को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा की, हमारी सीटें बढ़ी, दुगने से ज्यादा बढ़ी, और राज्यों के चुनाव हार और गए। सिर्फ 20 सीट, और मतलब आप बिहार की बैसाखी और आंध्र प्रदेश की बैसाखी हटा देते तो केंद्र की सरकार नहीं होती। ये सरकार तो 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे अटक गई। 400 पार का नारा इन्होंने लोकसभा में लगाया था, लेकिन अब जाके पूरा हुआ जब AQI जो है वो 400 के पार गया। आपको लग रहा है कि, और अभी मुझे अच्छा लगा कि अभी किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि मेरा दिल अरुणाचल प्रदेश में है, दिल्ली में हूं, यहां तो पॉल्यूशन, साफ हवा वहां पर है। मतलब केंद्र सरकार का एक प्रमुख मंत्री भी मान रहा है कि दिल्ली में जहरीली हवा है। वो है, वो हमने तमाम जो केंद्रीय मंत्री आए उनसे भी पूछा कि भाई आखिर इसका क्या विकल्प है। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा कि प्रदूषण पे बहस होनी चाहिए, पॉल्यूशन पे, सरकार के लिए वो मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो मुद्दा है। सरकार के लिए मुद्दा 150 साल पुरानी बात है। मुद्दे वंदे मातरम, असली मुद्दे, और बीजेपी कहती है आपको वंदे मातरम से। आप बताइए, लाखों यात्री इंडिगो एयरलाइंस की पीड़ा झेलते हुए एयरपोर्ट्स पर चीखते चिल्लाते रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब का एक वीडियो आता है, वो किसी शादी में डांस कर रहे हैं। प्राथमिकताएं क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता, आप मंच पर बैठ करके, उससे पहले मेघवाल जी भी कोस रहे थे, लेकिन सच बात यह है कि भाजपा सरकार की पार्लियामेंट को लेकर प्राथमिकताएं क्या हैं? उनके हिसाब से पार्लियामेंट चलाओगे तो चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। विपक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए जब बोलेगा तो कहेंगे ये तो सदन से भाग रहे हैं। मैं कल पार्लियामेंट में SIR पे मुझे 3 मिनट मिला बोलने के लिए, विश्वास करिए चेयर ने 1 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया। तो हमने आपको मंच दे दिया, बताइए SIR क्या है? तो मैं आपकी प्रशंसा चेयरमैन से ज्यादा करूंगा, बताइए। हम प्रशंसा करते रहे, आप बताइए, 3 मिनट से ज्यादा समय ले। चुनाव सुधार, SIR, बहुत, देखिए आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इस देश में लोकतंत्र और चुनावी जो प्रणाली है वो बड़ी मुश्किलों से बनी है। भारत 1947 में कहां था? आज के बच्चे, आज के राजनेता कुछ भी बोल दें, हम आप अपने दादा को, अपने परदादा को कुछ भी बोल दें, लेकिन जो देश मिला था कि सुई नहीं बनती थी यहां पर, आज आप सब कुछ बना रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे